अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट, कंपोनेंट्स या डायमेंशंस की बात करेंगे। पिछली वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट, फीचर्स और इम्पोर्टेंस की बात कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पार्ट में बांट करके देख सकते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, जिसे कहते हैं माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट का ही दूसरा नाम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी होता है और मैक्रो इन्वायरमेंट का दूसरा नाम जनरल इन्वायरमेंट भी होता है। तो ये तो रही इंट्रोडक्शन की बात, इसको अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट refers to all those factors which influence the business and present within the business itself and are under the control of the business। तो इसमें देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए कहा गया है कि वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं लेकिन वो बिजनेस के अंदर ही होते हैं, एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, और वो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं। यानी ऐसे फैक्टर जो बिजनेस के अंदर ही हों और उन पर बिजनेस कंट्रोल कर सके, उसे इंटरनल इन्वायरमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट जो समझने वाला वो ये है, सिंस दे आर यूजुअली अंडर द कंट्रोल दे कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में ये शामिल नहीं किए जा सकते हैं। क्यों नहीं किए जा सकते हैं? क्योंकि दे आर यूजुअली अंडर द कंट्रोल। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की जो डिफिनीशन या जो कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में पढ़ा है उसको यहाँ पे समझना जरूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में ये बताया गया था कि वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नली और जिन पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ें जब पाई जाती हैं तो उसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में शामिल करते हैं। चूंकि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो बिजनेस के अंदर ही पाया जाता है, वो एक्सटर्नल नहीं है और उसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल है, इस वजह से इसको हम लोग मेनली होली बिजनेस इन्वायरमेंट की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, लेकिन फैक्टर है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है। ये समझने के लिए इसको यहाँ पे समझना ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनली होते हैं और जिस पर बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस की पॉलिसी, बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन मेथड्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द बिजनेस, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कंपनी है तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन किस पोस्ट पर है, मैनेजरियल एटीट्यूड, मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसके अंदर जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरीके से बांटी गई है, और फीचर्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स उसमें किस तरह का, मैन पावर किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स बिजनेस के इंटरनली होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस exist outside the business and business has no control over these factors। तो ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और इस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। दूसरी बात ये कही गई है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम लोग दो कैटेगरी में बांट करके देख सकते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या है। माइक्रो इन्वायरमेंट पहले लेते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट, आप माइक्रो का मतलब समझ लीजिए, माइक्रो का मतलब छोटे से होता है, स्मॉल से होता है। कभी भी माइक्रो अगर कहीं भी आए तो एक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि माइक्रो मतलब स्मॉल। इट रिफर्स टू ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर क्लोजली रिलेटेड टू बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस ईच इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंटली। तो इसमें दो बातें समझना है कि माइक्रो इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस से क्लोजली मतलब बहुत करीब होते हैं बिजनेस के और वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये हर बिजनेस यूनिट के लिए डिफरेंट होते हैं। यानी ऐसे फैक्टर नहीं है कि जो हर बिजनेस को एक जैसे अफेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर वो मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री को या स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अफेक्ट कर रहे हैं तो वो कॉटन इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं करेंगे या उसको दूसरे तरीके से अफेक्ट करेंगे। तो ये जो फैक्टर है माइक्रो लेवल पे इसीलिए कहे गए हैं कि ये हर यूनिट के लिए इनका असर, इनका इफेक्ट जो होता है वो दूसरा होता है और हर यूनिट के लिए इनका रिलेशनशिप दूसरा होता है।
जबकि माइक्रो इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं है। इट रिफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स विच हैव डिस्टेंट रिलेशन, यानी बिजनेस से इनका दूर का रिलेशन होता है, दूर का रिश्ता होता है, एंड इन्फ्लुएंस ऑल बिजनेस यूनिट्स, और ये सभी बिजनेस यूनिट्स को ये इन्फ्लुएंस करते हैं ऑलमोस्ट इन द सेम वे, यानी एक ही तरीके से सारी बिजनेस यूनिट्स को ये अफेक्ट करते हैं और इनका रिलेशन बिजनेस से दूर का होता है। तो इसीलिए माइक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग जनरल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। तो बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि माइक्रो इन्वायरमेंट वो है जो हर बिजनेस यूनिट को अलग अलग इफेक्ट करता है, उसका असर दूसरा होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट वो होता है जो तमाम बिजनेस यूनिट्स को एक जैसे इफेक्ट करता है। माइक्रो इन्वायरमेंट में जो फैक्टर शामिल होंगे वो होंगे कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, पब्लिक, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। कस्टमर्स माइक्रो में शामिल हो रहा है क्योंकि कस्टमर्स बाहरी पर्सन है और वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, और ये अलग अलग हर बिजनेस के लिए होगा, क्योंकि एक ही कस्टमर हर तरह के बिजनेस के लिए, हर तरह के फर्म के लिए सेम नहीं हो सकता है। सप्लायर्स ये भी हर बिजनेस यूनिट को अलग अलग अफेक्ट करेगा। कंपटीटर्स हर बिजनेस यूनिट के लिए अलग अलग होता है। पब्लिक भी अलग अलग होती है माइक्रो इन्वायरमेंट में, पब्लिक भी बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकती है। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स भी बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कस्टमर्स, देखिए किसी बिजनेस के लिए कस्टमर्स कौन हो सकता है? कस्टमर्स हाउस होल्ड हो सकते हैं, जैसे हम आप हैं, फैमिली हो सकती है। कस्टमर किसी के लिए गवर्नमेंट हो सकती है, कस्टमर इंडस्ट्री हो सकती है, कस्टमर कॉमर्शियल एंटरप्राइज हो सकते हैं। तो किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स इतने तरह के हो सकते हैं। हर तरह के कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड होगी, अलग अलग नीड होगी। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी बिजनेस इंडस्ट्री के लिए एक ही तरह के कस्टमर है, दूसरे कस्टमर नहीं है, और वही कस्टमर अगर उस बिजनेस से नाराज़ हो जाए, उससे डिससेटिस्फाइड हो जाए, तो बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए बिजनेस एंटरप्राइज को कि उसके कस्टमर्स डाइवर्सिफाइड हों, उसके कस्टमर्स बहुत तरह तरह के हों, अलग अलग तरह के हों। यानी उसके कस्टमर्स हाउस होल्ड भी हो, कोशिश करे कि गवर्नमेंट भी उसके कस्टमर बने, इंडस्ट्री और कॉमर्शियल एंटरप्राइज भी उसके प्रोडक्ट की कस्टमर बने। तो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। दूसरा है सप्लायर्स। सप्लायर्स भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई बिजनेस है, आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं, आपको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल आप कई जगह से नहीं लेते हैं, लेकिन किसी एक सप्लायर से लेते हैं। आपका सिर्फ एक ही सप्लायर है और वो सप्लायर किसी वजह से आपसे नाराज़ है और आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, आपको रॉ मटेरियल नहीं दे रहा है। ऐसे में आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात ध्यान देने वाली है कि आपको सप्लायर भी कई रखने चाहिए। अगर एक ही सप्लायर है और वो डिससेटिस्फाइड हो गया आपसे, तो आपको रॉ मटेरियल मिलने में फिर प्रॉब्लम आ सकती है और वो आपके बिजनेस को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तीसरी है कंपटीटर्स। एक बिजनेस के लिए कई सारे कंपटीटर्स हो सकते हैं। कंपटीटर इस तरीके से आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा कि वो कोई नया प्रोडक्ट, कोई अच्छा प्रोडक्ट सस्ते से सस्ता निकाल ले और मार्केट में ले आए। तो जाहिर सी बात है, अगर अच्छा नया और सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए जो आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट हो और आपके प्रोडक्ट के जैसा हो या उससे अच्छा हो, तो आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी और आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगा। मार्केट में आपके बिजनेस का शेयर कम हो जाएगा। चौथा है पब्लिक। पब्लिक कई तरह की हो सकती है। लोकल पब्लिक की हम लोग बात करें तो हम आप यानी सब मिल करके लोग जो होते हैं समाज में रहते हैं, वो सब पब्लिक है। उसके अलावा प्रेस भी एक तरह के पब्लिक है, मीडिया भी एक तरह से पब्लिक ही है बिजनेस के लिए। तो ये जो पब्लिक का एटीट्यूड है, जो पब्लिक का बिहेवियर है, वो बिजनेस को अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए प्रेस अगर आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लिख रही है, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, तो लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी कंपनी है कि आपके बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर प्रेस और मीडिया किसी बिजनेस के अगेंस्ट में लिखने लगे, उसके खिलाफ लिखने लगे, उसके खिलाफ अच्छी बातें ना लिखे, तो वैसे में उस प्रोडक्ट की और उस कंपनी की इमेज ख़राब हो जाएगी। तो प्रेस, मीडिया या पब्लिक जो है वो बिजनेस को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। और लास्ट है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब बीच वाले लोग, जिसको हम लोग मीडिएटर्स भी कह सकते हैं। तो एक प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक एक बहुत बड़ी चेन होती है। तो उस चेन में जो बीच के लोग होते हैं, प्रोड्यूसर्स एक तरफ है और कंज्यूमर्स एक तरफ है। इन दो एक्सट्रीम के बीच में जो लोग हो रहे हैं, जो लोग प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर तक जोड़ रहे हैं, उनको इंटरमीडियरीज कहा जाता है। कहीं कहीं पे ये चेन बहुत बड़ी होती है, कहीं कहीं पे छोटी होती है। जैसे कि प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर्स, होलसेलर के बाद रिटेलर और रिटेलर के बाद फिर कंज्यूमर। तो इसमें जो इंटरमीडियरीज है वो होलसेलर हुए और
रिटेलर्स हुए। तो होलसेलर और रिटेलर्स जो मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज है, ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। मान लीजिए होलसेलर्स या रिटेलर्स में किसी ऐसी तरह की बात हो गई है या ये लोगों ने मिल करके हड़ताल कर दिया है और ये लोग नहीं चाहते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को आगे कस्टमर तक पहुंचाएं, तो ऐसे में आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगा। तो मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बिजनेस को अफेक्ट करने में। तो ये सारी बात रही माइक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की। अब हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहेंगे जो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए पहली बात, सिंस इंटरनल एनवायरनमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इट कैन नॉट बी होली इंक्लूडेड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बात पहले भी आ चुकी है, मैं यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ कि चूंकि जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो मैंने सबसे पहले बताया वो बिजनेस के कंट्रोल में होता है, इसलिए इसको पूरी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में हम शामिल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, सिमिलरली माइक्रो इन्वायरमेंट हैज ए क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस, इट कैन बी कंट्रोल टू ए लार्ज एक्सटेंट विद ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। अब दूसरी बात ये कही गई कि माइक्रो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो भी बिजनेस से बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं और उनको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए ये भी बिजनेस इन्वायरमेंट की कैटेगरी में हम लोग इनको भी पूरी तरह से शामिल नहीं कर सकते हैं। अब आइए तीसरी बात, ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी ऊपर इन दोनों बातों के अगेंस्ट अगर हम देखें, देयर इज ए रिमोट रिलेशनशिप ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट विद बिजनेस। मैक्रो इन्वायरमेंट का बिजनेस से दूर का रिश्ता होता है एंड बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर इट, और बिजनेस इसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। इसलिए मैक्रो इन्वायरमेंट इज इन रियलिटी द बिजनेस इन्वायरमेंट, इसीलिए हम मैक्रो इन्वायरमेंट को ही रियलिटी में बिजनेस इन्वायरमेंट कह सकते हैं। तो बात यहाँ पे समझ में आ गई कि इंटरनल इन्वायरमेंट को हम बिजनेस इन्वायरमेंट में नहीं ले सकते हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो माइक्रो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है उसको भी नहीं ले सकते हैं। तो अगर सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो उसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का माइक्रो इन्वायरमेंट जो होगा उसको ही लेंगे। अब बात करते हैं कि मैक्रो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होता है। मैक्रो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स और डायमेंशन है वो क्या क्या हैं, वो 5 है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट। ये 5 इन्वायरमेंट है, इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे। यही मेन बिजनेस इन्वायरमेंट है। पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये क्या होता है? इट रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं और जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, उन सभी का कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहलाता है और ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बिजनेस को अफेक्ट करता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एक इकोनॉमी जो होती है वो 3 में से किसी एक तरह की सिस्टम को फॉलो करती है। वो या तो सोशलिस्ट हो सकती है, वो कैपिटलिस्ट हो सकती है, या वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो सकती है। दूसरा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। एक देश के अंदर कई सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जैसे कि एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है जो देश में बनती हैं, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का ही पार्ट होती हैं। तीसरा है इकोनॉमिक कंडीशन। एक देश के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन को हम लोग नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक देश के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन या आर्थिक दशा किस तरह की है, नेशनल इनकम कैसा है, उसका प्राइस लेवल कैसा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में शामिल होती हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का बिजनेस पर क्या असर पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए डिक्रीज इन बैंक इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड वाइस वर्सा। देखिए, बैंक इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाएगा तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे? देखिए, अगर आपने लोन लिया है बैंक से और वो जो लोन पर इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट रेट कम है, तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप ज़्यादा अमाउंट ले सकते हैं लोन, और अब ज़्यादा अमाउंट जब आप लोन लेंगे तो आपके पास ज़्यादा कैश आ जाएगा, ज़्यादा मनी आ जाएगी, आपका परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ज़्यादा आपके पास कैश हो जाएगा, आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिक मार्केट में बढ़ जाएगी। तो ये एक असर हुआ बैंक इंटरेस्ट का डिमांड ऑफ गुड्स पर। उसी के अपोजिट भी हो सकता है कि अगर बैंक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो लोग लोन लेने से बचेंगे, और जब लोन लेंगे भी तो बहुत कम लेंगे। जब कम लेंगे तो उनके पास कैश कम होगा, कैश कम होगा तो परचेजिंग पावर कम होगा,
और इस वजह से वो चीज़ों की डिमांड भी नहीं कर पाएंगे। तो बैंक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट के डिमांड को अफेक्ट करता है। दूसरा एग्जाम्पल है ए राइज इन द इनकम ऑफ पीपुल लीड्स टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड वाइस वर्सा। अगर लोगों की इनकम बढ़ जाए तो इससे भी डिमांड बढ़ जाएगी। बिल्कुल सीधी सी बात है, लोगों की सैलरी बढ़ जाए, लोग बिजनेस कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा कमाने लगे तो लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे और इस तरीके से प्रोडक्ट की और गुड्स की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। तो बिजनेस को लोगों की इनकम भी अफेक्ट करती है और ये एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। उसी के अपोजिट भी हो सकता है कि लोगों की इनकम कम हो जाए, किसी वजह से भी कम हो जाए। जैसे आजकल पैंडमिक फैला हुआ है, बहुत सारे रोजी रोजगार लोगों के चले गए हैं, तो लोगों की सैलरी कट गई है, आधी हो गई सैलरी, तो वहाँ पर लोगों के पास पैसा कम आ रहा है और इसकी वजह से लोग प्रोडक्ट के या गुड्स की डिमांड भी मार्केट में कम कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल और रहते हैं हाई इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन एक सिचुएशन होती है जिसमें चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। तो अगर हाई इन्फ्लेशन रेट किसी भी जगह पर होगा तो वहाँ पर हर चीज़ के दाम बढ़ जाएगा। जब हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा तो जो बिज़नेस है उनके प्रोडक्ट की भी दाम बढ़ जाएगा, उनके रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाएगा, उनके लेबर का दाम बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो बिज़नेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और चीज़ों का दाम फिर मार्केट में बढ़ करके ही आएगा। तो इन्फ्लेशन रेट बिज़नेस को इस तरीके से अफेक्ट करता है। दूसरा जो एलिमेंट है वो है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? इट रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस समाज में रहता है उस समाज की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी कई विशेषताएं होती हैं। तो वो तमाम जो सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है उन सबको मिला करके हम सोशल इन्वायरमेंट कहते हैं और ये बिजनेस को अफेक्ट करता है। देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। समाज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? एक होता है ट्रेडिशन। समाज के अंदर ट्रेडिशंस होते हैं, सदियों से कुछ चीज़ें चली आ रही होती है, समाज उसको फॉलो करता रहता है, उसको आगे ले जाता रहता है। सोशल प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती हैं जो चली आ रही हैं। त्यौहार होते हैं जो चले आ रहे होते हैं, हर धर्म के अलग अलग त्यौहार होते हैं जो सदियों से होते चले आ रहे हैं, जिसको लोग मनाते चले आ रहे हैं। तो ये एक सोशल इन्वायरमेंट का एलिमेंट है। दूसरा है वैल्यूज़। एक समाज के अंदर कुछ उसकी वैल्यूज़ होते हैं, कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, जैसे कि समाज के अंदर न्याय व्यवस्था कैसी है, समाज के अंदर लोगों की सोच कैसी है, लोग इक्वलिटी में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब वैल्यूज़ हैं और ये भी सोशल इन्वायरमेंट के एलिमेंट में आता है। उसके अलावा सोशल ट्रेंड, समाज के अंदर लोगों का चेंज के प्रति व्यवहार किस तरह का है, या लोग चेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग किस तरीके से समाज को आगे ले जा रहे हैं। तो वो जो जनरल चेंज सोसाइटी में दिखता है वो चेंज भी सोशल इन्वायरमेंट का ही एक हिस्सा होता है। अब बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट का बिजनेस पर कैसे असर पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहला है ए लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरियस बिजनेसेस। बहुत सारे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, ईद, दिवाली, होली, ये तमाम तरह के त्यौहार हैं, क्रिसमस, जिस पर अलग अलग चीज़ों की डिमांड होती है। एक त्यौहार जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है, क्योंकि कई धर्म के लोग वहाँ रहते हैं। तो इस वजह से हमेशा बिजनेस के प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहती है। होली पर जहाँ पर लोग रंगों को खरीदते हैं, नए नए कपड़े बनवाते हैं, वहीं पर दिवाली पे लोग घर के सजावट का सामान खरीदते हैं, घरों को डेकोरेट करते हैं। अलग अलग चीज़ों की डिमांड अलग अलग त्यौहार पे होती रहती है और ये बिजनेस को अफेक्ट करते रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इक्वलिटी। अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, जैसा कि मैंने समाज ने बताया कि समाज में कई तरह के वैल्यूज़ होते हैं, ऑनेस्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सब वैल्यूज़ हैं। इक्वलिटी का एग्जाम्पल लें अगर हम, इक्वलिटी इज ए वैल्यू विच एम्फेसाइजेज द एंटरप्राइज मस्ट गिव इक्वल रेम्यूनरेशन टू मेल एंड फीमेल। अगर एक समाज जहाँ पर इक्वलिटी की बात की जाती है, जहाँ पर लड़का लड़की मेल फीमेल को बराबर समझा जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि मेल को जो रेम्यूनरेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वही फीमेल को भी मिलेगी। लेकिन अगर एक ऐसा समाज जहाँ पर लड़के और लड़की में अंतर किया जाता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मेल की सैलरी ज़्यादा होती है, फीमेल की सैलरी कम होती है। तो ये डिपेंड करता है कि समाज किस तरह का, वहाँ पर किस तरह की वैल्यूज़ को फॉलो किया जा रहा है, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये बिज़नेस को अफेक्ट करती है। इसीलिए आप देखते हैं कि कहीं कहीं पर आप जो बहुत पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बहुत पाया जाता है, मेल और फीमेल। खास तौर से अगर हम गांव साइड में या गांव के एरिया में देखेंगे, वहाँ पर फीमेल की जो वेजेस होती है वो काफ़ी मेल के बनिस्बत कम रखी जाती है। तो इसीलिए वहाँ पर कई सारी चीज़ें जो प्रोड्यूस की जाती हैं फीमेल के जरिए अगर प्रोड्यूस की जा रही है तो उनकी कॉस्ट बहुत कम आती है, क्योंकि उनका जो लेबर चार्जेस है या जो उनको वेजेस दी जा रही है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है गाँव में।
अब बात करते हैं समाज में ट्रेंड की, समाज में किस तरह से बदलाव को देखा जा रहा है। अगर समाज में हेल्थ एंड फिटनेस के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे जिम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, स्पोर्ट्स स्टेडियम की डिमांड बढ़ जाएगी, और बहुत सारे हेल्थ के जो खाने पीने का सामान है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से बिजनेस को लोगों के अंदर जो बदलाव हो रहा है, समाज के अंदर जो बदलाव हो रहा है, वो प्रभावित करता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट, वो है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रिफर्स टू इनोवेशंस रिलेटिंग टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड जो इनोवेशंस हो रहे हैं, जो नए नए चीज़ें बनाई जा रही हैं, उन सभी को टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में रखा जाता है। लेकिन इसकी बड़ी खासियत है, देखिए ये जो इनोवेशंस हो रहा है वो किसी के लिए तो थ्रेट होता है, तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई नई चीज़ आई तो सबके लिए अच्छा ही होगा, किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा भी हो जाता है। इसको अभी हम आगे बताएंगे। मेजर एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसके अंदर पहला है डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। चीज़ों को नए तरीके से बनाना, ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। नई तरीका, नया मेथड खोजना। डिस्कवरिंग न्यू मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग ए बिजनेस, एक बिजनेस को चलाने का नया मेथड ढूंढना, जो नया मेथड होगा वो भी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होगा। इन दोनों एग्जाम्पल के बाद हम इम्पैक्ट देखेंगे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का क्या होता है। विद द अराइवल ऑफ जेरोक्स मशीन, कार्बन पेपर इंडस्ट्री सफर्ड ए सेटबैक। अभी देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है वो किसी के लिए थ्रेट है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए जेरोक्स मशीन जब से आ गई, फोटोकॉपी मशीन जब से आ गई, तो कार्बन पेपर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, क्योंकि लोग कार्बन पेपर का यूज़ करना छोड़ चुके हैं। अब जब भी कुछ होता है, कोई पेपर होता है, इसकी सेकंड कॉपी चाहिए तो लोग जीरोक्स करा लेते हैं। तो जीरोक्स मशीन का आना ये एक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है, लेकिन इसके आने से कार्बन पेपर बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी सफ़र कर गई। तो किसी के लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गई और किसी के लिए ये थ्रेट हो गया। कार्बन पेपर इंडस्ट्री के लिए जीरोक्स मशीन का जो इनोवेशन है वो थ्रेट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है डिजिटल वॉचेस हैव ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड द मार्केट ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस। आजकल डिजिटल वॉच आ गई है या स्मार्टफोन आ गया है, उसके अंदर घड़ी होती है। तो बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि लोग पुरानी जो घड़ियाँ हाथ में लगाया करते थे, ट्रेडिशनल वॉचेस, उस पर इतना जोर नहीं दे रहे हैं, या उसकी डिमांड कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है। क्योंकि अब समय देखने की जहाँ तक बात है, टाइम देखने की बात, तो हर इंसान के पास उसके मोबाइल में अवेलेबल होता है। तो ये जो ट्रेडिशनल वॉच का कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी हद तक स्मार्ट वॉच के आने से या मोबाइल फ़ोन के आने से कम हो गया है और उसकी डिमांड मार्केट में कम हो गई। तो ये है इनोवेशंस का असर। कहीं पर अगर वो फायदा है तो कहीं दूसरे बिजनेस के लिए वो नुकसान भी साबित हो जाता है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इट रिफर्स टू पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस। पॉलिटिकल कंडीशन, एक देश के अंदर राजनीतिक स्थिति किस तरह की है और सरकार का बिजनेस के लिए किस तरह का एटीट्यूड है, सरकार का बिजनेस के लिए कैसा रवैया है। इसमें शामिल होने वाली जो चीज़ें हैं वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री, देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता, देश के अंदर शांति, सुकून, अमन, चैन किस तरह का है, उसकी स्थिति किस तरह की है। ये जो कंडीशन होगी वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में शामिल होगी। दूसरा एलिमेंट है एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड बिजनेस। बिजनेस के लिए गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है, गवर्नमेंट किस तरह से बिजनेस को देखती है, किस तरह से उसके बारे में ट्रीट करती है, सोचती है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द पार्टी, सरकार किस तरह की है और जो पार्टियां सरकार में आई हैं या जिन्होंने सरकार बनाया है उनकी आइडियोलॉजीज क्या है, वो क्या सोचती हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में अगर वो प्रोग्रेसिव हैं तो बिजनेस को प्रमोट करेंगी, उनको तरह तरह की फैसिलिटीज़ देंगी। लेकिन अगर वो बिजनेस के लिए इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करती हैं, उनको प्रमोट करना नहीं चाहती हैं, प्रोग्रेसिव नहीं है, तो बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पीस इन द कंट्री हो, सरकार का रवैया हो या आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी हो, इन सब से बिजनेस पर असर पड़ता है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे असर पड़ता है एक एग्जाम्पल लेकर के। विथ स्ट्रिंजेंट अप्रोच ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977, मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक IBM एंड कोका कोला हैड टू इग्नोर इट। देखिए 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी और उनका रवैया मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए कुछ कंपनियां जैसे कि कोका कोला या IBM टाइप की जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनको इंडिया को छोड़ना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल है
बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैदराबाद बिकेम द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से, यानी राजनीतिक इंटरेस्ट की वजह से हैदराबाद को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब बना दिया गया, सेंटर बना दिया गया। तो सरकारों ने जब कोशिश की कि इस जगह को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेंटर बनाना है तो वो जगह बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का, गवर्नमेंट का रोल होता है बिजनेस को बढ़ाने में या बिजनेस को पीछे ले जाने में। नेक्स्ट इन्वायरमेंट की बात करेंगे हम लोग, लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में क्या होता है, इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल एक्ट्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स एंड डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज इन द कंट्री। तो लीगल इन्वायरमेंट में सरकार के द्वारा पास किए गए सारे कानून शामिल होते हैं, कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट शामिल होता है, और कमीशंस या एजेंसीज के द्वारा दिए गए डिसीजंस या उनकी रिपोर्ट शामिल होती है। तो इसके एलिमेंट में वही बात आ जाएगी, द एक्ट्स और लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वो लीगल इन्वायरमेंट का हिस्सा होता है। उसके अलावा कोर्ट जो होते हैं वो अलग अलग मुकदमे में फैसले देते हैं, तो जजमेंट दिया गया है जो कोर्ट के द्वारा, वो जजमेंट भी लीगल इन्वायरमेंट का हिस्सा हो जाता है और वो बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। उसके अलावा बहुत सारी कमेटीज़ बनाई जाती हैं जो अलग अलग मुद्दों पर फैसला देती हैं या उस पर रिपोर्ट बना करके देती है। जैसे इंडिया के अंदर मुसलमानों की सिचुएशन को जांचने के लिए, उनकी दशा को सुधारने के लिए या उस पर रिपोर्ट बना करके देने के लिए सच्चर कमेटी बनाई गई थी। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर या बड़े मुद्दे जो होते हैं, बड़े गंभीर मसले जो होते हैं, उस पर सरकार कमेटी बनाती है और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट बना करके देती है, उसके अकॉर्डिंग सरकार काम करती है। इसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या होता है एग्जाम्पल के जरिए। बाई रिमूविंग द कंट्रोल ओवर द कैपिटल मार्केट, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल वॉज कलेक्टेड बाई न्यू इश्यू इन द प्राइमरी मार्केट। देखिए, अगर सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि जिससे कैपिटल मार्केट को छूट दे दी गई है, उन पर से कंट्रोल हटा दिया गया है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो कंपनियाँ हैं अपने शेयर को मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में इशू करके ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कलेक्ट कर सकती हैं। तो कैपिटल मार्केट में एक तरह से रिलैक्सेशन देने से, उन पर कंट्रोल हटा देने से क्या होगा कि बिजनेस को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिलेगा, वो अपने बिजनेस की कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, प्राइमरी मार्केट में शेयर को इशू कर सकते हैं। दूसरा, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एफडीआई मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर द इंडियन मार्केट। देखिए, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशों से भारत में कंपनियों को बुलाना, उनको अलाउ कर देना कि फॉरेन कंपनियां आ सकती हैं और वो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंटेज यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो जब गवर्नमेंट ने एफडीआई को बढ़ावा दिया, यानी फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनी को इनवाइट किया, तो विदेशी कंपनियां भारत में भी आने लगी। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, अगर कोई लॉ ऐसा नहीं पास करती जिससे कि फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनियां आ सकें, एमएनसीज आ सकें, तो कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में नहीं आ सकती थी। तो ये पॉसिबल तभी हो पाया है जबकि गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बनाया है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।